Bismillahirrahmanirrahim. I am Professor Muhammad Tayyib Iqbal, your English teacher. Today we are going to discuss prepositions. Preposition is a combination of two words, pre and position. Pre का मतलब हुआ करता है पहले, और position का मतलब position भी ले सकते हैं, किसी चीज़ का ताल्लुक भी ले सकते हैं या जगह भी ले सकते हैं. तो prepositions का मतलब हो गया कि किसी भी दो चीज़ों का आपस में ताल्लुक का इजहार करना. These are the words which show relation of one noun with the other noun or pronoun. कि दो nouns या दो pronouns के दरमियान या दो noun equivalent अल्फाज के दरमियान, चीज़ों के दरमियान जो रिलेशनशिप ज़ाहिर किया जाता है, उस रिलेशनशिप को ज़ाहिर करने के लिए अल्फाज जो इस्तेमाल हम करते हैं, उन अल्फाज को preposition कहा जाता है. मिसाल के तौर पर द बुक इज़ ऑन द टेबल. इसमें अगर देखा जाए तो हमारे पास जो पहला नाउन है वो बुक है, उसके बाद दूसरा नाउन नंबर 2 टेबल. तो पहला नाउन बुक, दूसरा नाउन टेबल, इन दोनों के दरमियान जो रिलेशन जाहिर किया जा रहा है वो है ऑन. तो द बुक इज़ ऑन द टेबल, तो लफ्ज़ ऑन इसमें preposition की हैसियत रखता है. मोस्ट कॉमन prepositions आर, इंग्लिश में हम जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं तो सबसे आम इस्तेमाल होने वाली prepositions में से एट, ऑन, इन, ऑफ, विद, टू, एट्सेट्रा वगैरह वगैरह ये prepositions हैं. अब हम एट और ऑन और इन तीन prepositions को, एट, ऑन और इन, बुनियादी तौर पर इन तीन prepositions को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है. यही prepositions इसी सीक्वेंस में, इसी तरतीब में हम दो मकासद के लिए बुनियादी तौर पर इस्तेमाल करते हैं. मिसाल के तौर पर अगर हम पहला कॉन्सेप्ट इनका देखें तो वो preposition ऑफ प्लेस कहलाता है, जिसका ताल्लुक हुआ करता है डायमेंशन के साथ. फिज़िक्स में अक्सर बच्चे पढ़ते कि ये 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल जो मैथमेटिक्स में भी इस्तेमाल की जाती हैं. तो हम इंग्लिश में इसको अप्लाई करेंगे preposition ऑफ प्लेस को, कि वो 1 डायमेंशनल prepositions कौन सी हैं, 2 डायमेंशनल prepositions कौन सी हैं और 3 डायमेंशनल. यही तीन prepositions एट, ऑन और इनको हम preposition ऑफ टाइम के तौर पर भी इस्तेमाल करेंगे. और अच्छी बात यह है कि इनकी तरतीब यही रहेगी, तरतीब नहीं बदली जाएगी. तो इनको हम बतौर यूनिट्स इस्तेमाल करते हैं. अब इनका फर्दर इस्तेमाल देखने के लिए हम अगले बोर्ड पर चलते हैं. जी स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि इन बुनियादी तौर पर जो तीन prepositions हैं एट, ऑन और इनको हम preposition ऑफ प्लेस के तौर पर ऑब्जर्व करते हैं कि क्या इस्तेमाल हुआ करता है. सबसे पहले हम देखते हैं एट preposition को. इट इज़ यूज्ड फॉर 1 डायमेंशनल प्लेसेस, कि हम अपने इर्द गिर्द बेशुमार मुकामात को, प्लेसेस को देखते हैं. उनमें से 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल प्लेसेस हुआ करते हैं. तो अब हम देखते हैं कि वो कौन कौन से ऐसे प्लेसेस हैं जो 1 डायमेंशनल हैं. उनके लिए हम preposition एट इस्तेमाल करते हैं. अगर हम ग्राफिकली देखें 1 डायमेंशनल प्लेसेस को, वो एक लाइन की शक्ल में होते हैं, या बिल्कुल सीधी लाइन होगी या अमूदी लाइन होगी. जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के सामने 2 लाइंस ड्रॉ की हुई हैं. तो इन लाइंस की सिर्फ लेंथ होगी, इसमें चौड़ाई शामिल नहीं हुआ करती. ये सिर्फ 1 डायमेंशनल है तो इनकी सिर्फ लंबाई होगी. तो कौन कौन से ऐसे प्लेसेस हैं जो 1 डायमेंशनल होते हैं? जैसे एट सिग्नल हम ट्रैफिक सिग्नल की बात कर रहे हैं. जैसे यहाँ पर एक डायग्राम मौजूद है, एक रोड सड़क बनाई गई है और इस पर दरमियान में लेन्स बनी होती हैं और उसमें गाड़ियाँ खड़ी हैं. जहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल होता है वहाँ पर सड़क पर एक सफ़ेद रंग की लाइन दिखाई देती है. उसूली तौर पर हमें उस लाइन से पीछे गाड़ियाँ खड़ी करनी चाहिए और वहाँ पर फिर एक ट्रैफिक सिग्नल होता है. जब हम ट्रैफिक सिग्नल पर अपनी गाड़ी खड़ी करते हैं तो हम ये कहते हैं कि वी आर वेटिंग एट द सिग्नल, कि हम सिग्नल पर खड़े इंतज़ार कर रहे हैं कि कब सिग्नल खुलता है. तो वो चूँकि एक लाइन होती है, उस लाइन पर हम खड़े हैं क्योंकि उसके आगे तो ज़ेब्रा क्रॉसिंग है
और ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर गाड़ी नहीं खड़ी की जाती जो कि वहाँ से पैदल गुजरने वाले चलते हैं। तो इसलिए उस लाइन की वजह से हम उसको वन डायमेंशनल प्रेपोजिशन कहते हैं। इसी तरह ये वर्ड आ जाएगा एट सिग्नल, एट बाउंड्री। क्रिकेट जब खेलते तो स्टेडियम में जहाँ पर प्लेयर्स खड़े होते हैं तो एक दो प्लेयर स्टेडियम की बाउंड्री पर खड़े होते हैं, जिसके बाहर गेंद उड़ती गिरे तो छक्का होता है या अगर रोल करती जाए तो चौका होता है। तो इसलिए उस बाउंड्री वाले प्लेसेस के लिए हम कहते हैं द प्लेयर इज स्टैंडिंग एट द बाउंड्री, जो कि बाउंड्री एक रस्से की शक्ल में होती है। उस रस्से के पार वो एक निशानदेही के लिए लगाई जाती है। फिर टेबल है, हम टेबल पर बैठते हैं, आई एम सिटिंग एट द टेबल। आई एम, जो टीचर खड़ा होता है, टीचर के सामने एक रोस्ट्रम होता है, पोडियम कहते हैं उसको, तो टीचर भी उसके साथ खड़ा हुआ करता है, उसकी एक लाइन उसकी बाउंड्री के साथ टच करता है। आई एम सिटिंग एट द टेबल, इट मीन्स जो टेबल की बाउंड्री है, हम टेबल के ऊपर चढ़ के नहीं बैठते, हम टेबल के टॉप को चीज़ें रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो हम टेबल की बाउंड्री वहाँ पे साथ कुर्सी रख के बैठ जाते हैं, या उसके साथ हम रोस्ट्रम के साथ टीचर खड़ा हुआ करता है, तो उसके लिए भी हम एट द टेबल, द टीचर इज स्टैंडिंग एट द रोस्ट्रम या एट द पोडियम का वर्ड यूज़ किया जाता है। इसी तरह डोर, हम दरवाजे पर जब दस्तक देते हैं, हम दरवाजे के बिल्कुल साथ खड़े हैं, वो दरवाजे एक बाउंड्री, एक लिमिट है, तो ही इज़ वेटिंग फॉर मी एट द डोर, ही इज स्टैंडिंग एट द डोर। वो डोर एक लिमिट, एक बाउंड्री है, तो उसके लिए हम एट का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह नेक्स्ट जो हमारी प्रेपोजिशन है वो ऑन है। ऑन हमेशा टू डायमेंशनल प्लेसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब टू डायमेंशनल प्लेसेस में बड़ी सिंपल सी बात है वाज़ेह तौर पर कि लेंथ विड्थ दो चीज़ें हो जाती हैं, जिसको लंबाई ज़रब चौड़ाई कहा जाता है। तो ऐसे तमाम प्लेसेस जो लंबाई और चौड़ाई को रिप्रेजेंट करते हैं, उन तमाम प्लेसेस के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? प्रेपोजिशन ऑन इस्तेमाल करेंगे। जैसे यहाँ पर एक बॉक्स है, तो बॉक्स सिंपल लंबाई चौड़ाई वाले बॉक्स की शक्ल वाली तमाम अशिया के लिए हम प्रेपोजिशन ऑन इस्तेमाल करेंगे। जैसे एग्जाम्पल्स क्या है इसकी? ऑन रोड, सड़क है, यही सड़क की बात करते हैं। सड़क की या तो लंबाई होती है या उसकी चौड़ाई हुआ करती है, तो उस लंबाई और चौड़ाई के ऊपर सड़क की सरफेस के ऊपर गाड़ियां दौड़ रही होती हैं। तो इसलिए ऑन रोड, ऑन पेपर्स, तालिब इल्म पेपर के ऊपर लिखते हैं। जब एक सफ़ा है, सफ़े के ऊपर सफ़े की एक लंबाई और एक चौड़ाई हुआ करती है, तो उस लंबाई और चौड़ाई के लिए हम कहते हैं द स्टूडेंट इज राइटिंग ऑन द पेपर, ऑन द शीट, कोई भी वर्ड यूज कर लें। ऑन वॉल, दीवार है, द फैन इज हैंगिंग ऑन द वॉल। इसी तरह सीलिंग है, छत है, जहां पर पंखा हमने लटकाया होता है, शैंडिलियर लटकाया होता है, फानूस लटकाया होता है। द फैन इज हैंगिंग ऑन द सीलिंग। हम जमीन पर खड़े होते हैं, ये फ्लोर है, फर्श है, आई एम स्टैंडिंग ऑन द फ्लोर। तो ये अल्फाज ऑन पेपर, ऑन वॉल, ऑन रूफ, ऑन सीलिंग, ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, पानी की सतह पर। आप गिलास के अंदर पानी भर लें, उसके ऊपर कागज छोटे छोटे टुकड़े ऊपर फेंक देंगे, वो कागज के टुकड़े ऊपर तैरते रहेंगे। द पीसीज ऑफ पेपर आर फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। तो इसलिए ऑन द सरफेस, सरफेस के लिए ऑन इस्तेमाल करेंगे। फ्लोर, जमीन, फर्श के लिए। व्हाइट बोर्ड, टीचर है वो व्हाइट बोर्ड पर, ब्लैक बोर्ड पर लिखता है, तो उसके लिए फिर हम ऑन द ब्लैक बोर्ड या ऑन द व्हाइट बोर्ड इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ गया इन। ये थर्ड प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस है। फॉर थ्री डायमेंशनल प्लेसेस वी यूज दिस प्रेपोजिशन इन फॉर ऑल द प्लेसेस व्हिच रिप्रेजेंट थ्री डायमेंशंस। अब ये थ्री डायमेंशंस में कौन कौन सा होगा? इनमें लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ एंड देन मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। लेंथ, विड्थ और उसकी जो डेप्थ आ जाएगी, ये तीन चीजें यहां पे हमने मेंशन कर देनी है जी। ये तीन चीजें, मिसाल के तौर पर अगर हम एक कमरे के अंदर मौजूद हों, तो उस कमरे के अंदर कमरे की शक्ल डिब्बे जैसी होती, जैसे मैंने डायग्राम बनाई है। ये टू डायमेंशनल थी, लंबाई और चौड़ाई। उसको थोड़ा सा चेंज करेंगे तो एक डिब्बे की शक्ल, एक बॉक्स की शक्ल बन जाएगी, जस्ट लाइक रूम। तो एक लंबाई है, उसकी चौड़ाई है, तो या ऊपर देखे तो ऊंचाई, या ऊपर से नीचे देखे तो वो गहराई हुआ करती है। जैसे हम एक गिफ्ट को डब्बे के अंदर पैक करते हैं,
तो वो फिर क्या, द गिफ्ट इज इन द बॉक्स, क्योंकि बॉक्स की शक्ल लंबाई चौड़ाई और गहराई वाली होती है। तो ऐसे तमाम तर प्लेसेस के लिए हम इन प्रपोजिशन इस्तेमाल करते हैं। इन फॉर 3 डायमेंशनल प्लेसेस, लेंथ, विड्थ एंड डेप्थ। एग्जाम्पल्स इसके देखते जी। इन रूम, आई एम स्टैंडिंग इन द रूम। इन रूम, इन पॉकेट, लंबाई चौड़ाई और गहराई। जेब के अंदर हम कोई चीज, ये जेब है, हम इसके अंदर कोई चीज इंसर्ट कर रहे हैं। अब इसमें क्या होता है कि लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और गहराई है, तो मार्कर उसके अंदर इनपुट हो रहा है। तो इसलिए इन द पॉकेट, बैग, लंबाई चौड़ाई और गहराई है। इस तरह स्टेडियम है, स्टेडियम चाहे वो ओपन एयर हो, ये चाहे वो स्पोर्ट्स हॉल की शक्ल में हो, वो दोनों सूरतों में 3 डायमेंशनल हुआ करता है। उसके बाद रिवर है, समंदर है, दरिया है, नहर है, ये तमाम 3 डायमेंशनल है, क्योंकि उनकी लंबाई चौड़ाई भी है और वो गहराई भी मौजूद है, तो वो 3 डायमेंशनल प्लेस बन गया। इसी तरह बॉक्स, हॉल, बॉडी। अब देखें, हार्ट इज इन द बॉडी, हमारी बॉडी भी 3 डायमेंशनल है। हमारे तमाम जो ऑर्गन्स हैं, वो तमाम तर ऑर्गन्स हमारी बॉडी के अंदर अल्लाह ताला ने फिट किए हुए हैं, तो बॉडी भी 3 डायमेंशनल हो जाती है। तो इसी तरह कॉपी, अगर कहा जाता है कॉपी के खोल के उसके अंदर आप लिखते हैं, तो कॉपी 3 डायमेंशनल है। उसकी लंबाई है, उसकी चौड़ाई है, उसकी ज़खामत, मोटाई हुआ करती, कितनी मोटी कॉपी है, तो उसके लिए कॉपी कह लो आप, उसके लिए बुक कह लो आप, या रजिस्टर कह लो। ये तमाम तर अल्फाज 3 डायमेंशनल हुआ करते हैं। ठीक है। अब यहां पे एक खास चीज है जी, जिसको मैंने नोट के तौर पर मेंशन किया है। बज़ाहिर इसका ताल्लुक तो हमारे इन, ऑन या एट प्रेपोजिशन के साथ नहीं है, लेकिन बाज़ औक़ात हम जब इनको इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इनकी प्रेपोजिशन यहाँ पर इस्तेमाल की जाती है, तो जब हम इन प्रेपोजिशंस को ट्रांसपोर्ट के साथ इस्तेमाल करते हैं, तो फिर इनके 2 लेवल बन जाया करते हैं। जैसे बाय बस, अगर तो हमारी वो ट्रांसपोर्ट रेंटेड है, हायर की हुई है हमने, जैसे फॉर, हायर्ड, रेंटेड, ट्रांसपोर्ट, यूज बाय, कि जो हम किराया देकर बस पे जाते हैं, किराया देकर टैक्सी पर जाते हैं, हम एरोप्लेन में बैठते हैं तो हम उसकी टिकट लेते हैं। तो ऐसे तमाम तर जो प्लेसेस हुआ करते हैं, जो हम हायर करते हैं, टिकट्स लेते हैं, उनके लिए हम प्रेपोजिशन बाय इस्तेमाल करते हैं। जैसे बाय बस, बाय टैक्सी, बाय कैब, बाय एरोप्लेन, बाय एयर का वर्ड भी यूज किया जाता है। तो बाय एयर या बाय एरोप्लेन, बाय वैगन, बाय ट्रेन, ये वो चीजें हैं जो हम अपनी मलकियत के तौर पर नहीं रखती। हाँ, जो बड़ी रिच फैमिलीज हैं, बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स हैं, वो हो सकता है कि वो ओन करते हो, लेकिन बज़ाहिर ये पब्लिक की बात की जाए तो ये हायर की जाती हैं, रेंटेड हुआ करती हैं। उसके बाद ये फॉर ओन ट्रांसपोर्ट, जो चीज़ें हमारी अपनी मलकियत हुआ करती हैं, उनके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, इन कार, इन जीप, इन वैन। तो हम अपनी चीज़ों के लिए इनकी प्रेपोजिशन इस्तेमाल करते हैं, और जिनको हमने हायर किया होता है उनके लिए हम फिर बाय का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। अलबत्ता अगर साइकिल की बात की जाए, मोटरसाइकिल की बात की जाए, तो हम उसके ऊपर बैठते हैं, तो उसके लिए फिर प्रेपोजिशन ऑन इस्तेमाल करते हैं, चूँकि वो राइड कर रहे होते हैं। तो ये अब तक की हमारी प्रेपोजिशन एट, ऑन और इन थी। इनको हमने देखा कि प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस के तौर पर यूज़ किया। अब हम यही 3 प्रेपोजिशन हैं और इनको हम इस्तेमाल करेंगे प्रेपोजिशन ऑफ टाइम के लिए। उसके लिए हम चलते हैं फिर अगले बोर्ड की तरफ। जी स्टूडेंट्स, अब हम देख रहे हैं कि प्रेपोजिशन एट, ऑन और इन, वही तरतीब, वही प्रेपोजिशंस, लेकिन उनका यूसेज डिफरेंट है। अब हम इन्हीं 3 प्रेपोजिशंस को प्रेपोजिशन ऑफ टाइम के तौर पर देखते हैं। सबसे पहले प्रेपोजिशन हम एट देखते हैं जी। एट, इट इज यूज फॉर यूनिट्स ऑफ टाइम विच वी कैन ऑब्जर्व ऑन वॉच। जिस वक्त को हम अपनी घड़ी पर ऑब्जर्व कर सकते हैं, उनको, उसके लिए फिर हम प्रेपोजिशन एट इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर, आई विल गो देयर एट 2 o'clock, ही विल कम टू मी एट 9 AM। तो जब भी हम घड़ी पर वक्त ऑब्जर्व करते हैं, वक्त देखने की बात करते हैं, जो स्पेसिफिक अपॉइंटमेंट्स की बात करते हैं, उसके लिए फिर हम प्रेपोजिशन एट इस्तेमाल करते हैं। ये एक बड़ी कॉमन सी ऑब्जर्वेशन है
कि जब हम उन आवर्स को 24 आवर्स इज इक्वल टू 1 डे, हम जब 24 घंटों को मिलाते हैं तो एक दिन बन जाता है। अब सीक्वेंस आपने जहन में रखना, तरतीब देखनी। हम इन यूनिट्स को मिलाएंगे, यानी आवर एक यूनिट है जिसपे हम घड़ी पर अपने टाइम मेजर करते हैं। उन आवर्स को मिलाएंगे तो एक छोटी सी ड्यूरेशन बन जाएगी, यानी कि 1 आवर को बड़ा करते हैं 1 से 2 फिर 4 फिर 24 घंटे, तो 24 घंटों का एक दिन बन गया। हर दिन की एक मखसूस तारीख हुआ करती है। तो अगर सेंटेंस में किसी जगह पर कहीं दिन का नाम लिखा हो या तारीख लिखी हो, उसके लिए फिर हम प्रेपोजिशन ऑन इस्तेमाल करते हैं। तो 24 आवर्स इज इक्वल टू 1 डे एंड एवरी डे हैज अ डेट। तो इसीलिए वो एरो बनाकर यहां पर उसको सिंबलाइज किया गया। तो इट इज यूज्ड विद द नेम्स ऑफ डेज एंड डेट्स। फॉर एग्जांपल, ऑन मंडे, ऑन 24th of April। तो कोई दिन हो या कोई तारीख हो, दोनों मकासद के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? प्रेपोजिशन ऑन इस्तेमाल की जाती है। उसके बाद when we combine days it becomes a big duration। अब वो ड्यूरेशन, जैसे 7 अय्याम को मिलाया तो 7 days is equal to 1 week, 14 days is equal to 1 fortnight। फोर्टनाइट मीन्स 2 हफ्ते को कहा जाता है, 14 डेज को फोर्टनाइट कहा जाता है। तो किसी भी किस्म की ड्यूरेशन को हम क्या कहा करते हैं? वो चाहे एक वीक हो, फोर्टनाइट हो, मंथ हो, ईयर हो या सेंचुरी हो, इन तमाम ड्यूरेशंस के लिए हम एक स्पेसिफिक प्रेपोजिशन इस्तेमाल करते हैं, दैट इज इन। तो थर्ड प्रेपोजिशन हमारी क्या है? इन। फॉर अबव मेंशन्ड ड्यूरेशन वी मीन वीक, मंथ, ईयर, सेंचुरी एटसेट्रा। For any kind of duration we use in. For example, in this week, in this month, in next year, in the coming century। ये तमाम वो अल्फाज हैं जो हमें एक बिग ड्यूरेशन को मेंशन करते हैं। तो अब तक हमने देखा कि प्रेपोजिशन का सीक्वेंस वही था, एट और एट, ऑन और इन, और इसी तरतीब के साथ हमने इस्तेमाल किया। इनको याद रखना बहुत आसान है क्योंकि हमने इनको ऐड अप किया। पहले आवर से आवर्स को आपस में ऐड अप किया, 24 आवर्स इज इक्वल टू 1 डे एंड एवरी डे हैज अ सिंगल डेट। उन डेज को हमने कंबाइन किया, ऐड अप किया, तो क्या बन गया? 1 सिंगल ड्यूरेशन, दैट इज 1 वीक, एंड आफ्टर दैट 1 फोर्टनाइट, 1 मंथ, 1 ईयर और अ सेंचुरी। तो उसी ड्यूरेशन को ऐड अप करते जाएंगे तो हमारे पास नेक्स्ट प्रेपोजिशन जो आ जाएगी इस्तेमाल के लिए, दैट इज इन। तो ये वो सीक्वेंस था, एट और ऑन और इन। यहां तक हमारा ये इंट्रोडक्शन प्रेपोजिशन का, और जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशन थी उनका इस्तेमाल था फिल वक्त यहीं पे। और उसके बाद हम इसकी एक्सरसाइजेस शुरू करेंगे जिनकी बुनियाद पर हम काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सीख सकते हैं। फिल वक्त के लिए अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया आपका।